So, good morning to you all students. Today we are going to continue the last topic of the chapter integrals, that is consumer surplus and producer surplus. ये टॉपिक बेटा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंगली ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंगली। जैसे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे, लिमिट्स अप्लाई कर देते थे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट इसमें करेंगे, लेकिन आता ये एरिया अंडर बाउंडेड रीजन के ही है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस करने से पहले बेटा हम लोग दो तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहली चीज है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा? अंडर इट स्टेट्स दैट इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट स्टेट्स दैट इफ all other factors remains constant, then क्या कहता है ये? the higher the price of a product, किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस ज्यादा होगा, कॉमा लेसर पीपल विल डिमांड द प्रोडक्ट, लेसर पीपल विल डिमांड द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि हम लोगों को कई बार होता है कि चाहे जितनी मर्जी महंगी चीज हो जाए, मैंने खरीदनी ही खरीदनी है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मार्केट में एक प्राइस आया है, मार्केट में एक प्रोडक्ट आया है और वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लेसर इज द डिमांड। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होएगा तो उसकी डिमांड कम ही होएगी। लेट अस सपोज हम लोग एक बात करते हैं, एक सिंपल टीवी की बात कर लेते हैं। आमतौर पे आजकल एलईडी वगैरह चलते हैं घरों में 32 इंचेस के। 32 इंच का एलईडी टीवी स्टार्ट हो जाता है 12,000 से लेकर 23,000 के बीच में जो है टीवी आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर यही एलईडी टीवी की प्राइस लेट अस सपोज 1 लाख से अबव चली जाती है, जैसे कई कंपनियां हैं, सैमसंग है, सोनी है, ये जो बड़े टीवी बनाती हैं और उनका प्राइस काफी ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल पब्लिक है वो यही कहती है कि हम लोगों ने चीप एंड बेस्ट चीज लेनी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती है। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली हम लोग समझते हैं इस तरह से, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग इसको डिमांड करके कंसिडर करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस में बेटा हम लोग इसको प्राइस को कंसिडर कर लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस है इस साइड पे हम लोग डिमांड का कर्व ड्रॉ अगर करना शुरू करते हैं, तो चेक कीजिए अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो उसकी डिमांड कम होएगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होना शुरू होता है उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये ग्राफ इस साइड पे जाना शुरू हो जाता है। तो मीन्स टू से दैट कि अगर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी का प्राइस बहुत ज्यादा उसकी डिमांड कम होएगी, जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ डाउनवर्ड आना शुरू होता है उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल सोसाइटी का रूल है कि जो चीज हम लोग को चीपर मिलती है और अगर बढ़िया मिलती है तो हम लोग उसको जरूर खरीद लेते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है बेटा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, अब बेटा ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इसकी भी स्टार्टिंग हम लोग इसी तरह से करेंगे। इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये जो लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करता है? इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दिस लॉ स्टेट दैट द हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, the higher the price of product, then more supplier will supply the product, then more supplier will supply the product,
द प्रोडक्ट। अब इसको जरा इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है और उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, तो डिफरेंट बहुत ज्यादा सप्लायर जो होते हैं, डिफरेंट कंपनीज मार्केट में आ जाती हैं उसी प्रोडक्ट को लेकर, और उस प्रोडक्ट को लेकर वो ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करती हैं सो दैट कि उनका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेट अस सपोज हम लोग आईफोन की बात करते हैं, आईफोन का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें जो है सप्लायर का प्रोडक्ट प्रॉफिट भी ज्यादा है, चाहे हमारे पास बेसिक सप्लायर सिर्फ एक है, लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनी या मैक्सिमम जो दुकान वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्या होता है कि वो आईफोन की एजेंसी लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो बेचने की कोशिश करें और उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी फोन की प्राइस कम होती है तो उसके लिए हमारे पास जो दुकानदार है वो कम आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा सप्लायर आने की कोशिश करेंगे और ताकि उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जा सके और उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली। और इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा जी, सी हियर, इस तरह से अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइस कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे इस साइड पे दिस टाइम क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, या क्वांटिटी और इसको बोलते हैं सप्लाई। दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक हमारे पास डिमांड का ग्राफ होता है और एक सप्लाई का ग्राफ होता है। तो अगर हमारे पास जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई भी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाता है उसकी सप्लाई भी देने वाले भी मार्केट में ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, सो दैट कि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि अगर हमारे पास किसी की प्राइस कम होएगी तो नेचुरल सी बात है उसमें कम प्रॉफिट होएगा, तो उसको सप्लाई करने वाले भी यहाँ पे कम होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में। नाउ कंज्यूमर सरप्लस के रिगार्डिंग हमारे पास एक नई टर्म होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द इंटरसेक्शन ऑफ a demand and supply, a demand and supply curve, demand and supply curve is known as equilibrium point, is known as equilibrium point, or in other words we can say that in other words it is the point where, in other words, it is the point where the quantity demanded, is equal to the quantity supplied, is equals to the quantity supplied। मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर हमारे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है, हमारे पास नीचे की तरफ जाता है, हायर द प्राइस लेसर इज द डिमांड, और जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आता जाता है इसी तरह से हमारा जो है डिमांड बढ़ती जाती है। और उसके बाद अगर बात करते हैं सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व हमारे पास जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज डिमांड कर्व। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिमांड कर्व dx एंड दिस इज सप्लाई कर्व sx। और नेचुरल सी बात है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों कर्व का, अगर हम लोग इसको इस साइड पे कंसिडर करते हैं और इसको इस साइड पे कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग पॉइंट x नॉट कंसिडर कर लेते हैं एंड दिस इज पॉइंट p नॉट। x नॉट और पॉइंट p नॉट हम लोग इनको कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अब इसमें बेटा क्या होता है कि जो ये पॉइंट x नॉट है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट
और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको एक्स नॉट से ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर पी नॉट से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे पी नॉट बेटा क्या होता है, पी नॉट होता है प्राइस पर यूनिट, पी नॉट रिप्रेजेंट करता है प्राइस पर यूनिट, और जो एक्स नॉट रिप्रेजेंट करता है इट इज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जो एक्स नॉट है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की। अब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कर्व है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ज्यादा इजीली समझ सकते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस, अब बेटा ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं तो इस तरह से समझाया जा सकता है कि बेटा लेट अस सपोज कि मार्केट में कोई एक प्राइस आया है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है और आप लोगों को वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप लोग ये कहते हो कि मेरे पास जितना मर्जी ये प्राइस में मिल जाए, मैं उतने प्राइस में इस प्रोडक्ट को खरीद लूंगा। लेट अस सपोज कि आप लोगों को कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है, प्ले स्टेशन कंसिडर कर लेते हैं, या आजकल अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल कंसिडर कर लेते हैं, तो आप लोगों को कोई मोबाइल का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, उस मोबाइल के प्रोडक्ट को लेट अस सपोज कि 10,000 उसकी कीमत है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं उसको 12,000 में भी खरीद लूंगा अगर मुझे वो कहीं से मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 10,000 थी, आप उसको खरीदने के लिए 12,000 भी पे करने के लिए तैयार थे। या एक सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग कई बार मूवी देखने जाते हैं, मूवी की टिकट नहीं मिलती है, तो आप लोग कहीं से कहते हैं कि किसी फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे वो मूवी की टिकट का जुगाड़ कर दे, चाहे मुझसे ज्यादा पैसे ही ले ले। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज का प्राइस, लेट अस सपोज मूवी की टिकट की प्राइस 100 रुपीज है और आप कहते हैं कि चाहे मुझसे 200 रुपीज ले ले, मुझे वो मूवी की टिकट चाहिए, तो इट मींस आप एक चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे। यानी कि अगर उस चीज का प्राइस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाई कर रहा है, आप उस चीज को उससे ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हैं। इट मींस ये सारे के सारा आप उससे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो चीज जो है, जितना अगर आप लोग उसको 12,000 पे करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो चीज आपको फिर से 10,000 में ही मिल जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही मिल जाती है, तो इट मींस आपका यहाँ पे 2,000 रुपीज का एक तरह से फायदा हो गया, क्योंकि आपने बजट बना के रखा था कि मैं 12,000 रुपीज खर्च कर सकता हूँ, चाहे वो 10,000 की चीज है, मैं 12,000 भी खर्च कर सकता हूँ। इसका मतलब एक तरह से आपके 2,000 रुपीज बच गए। So this 2,000 rupees is known as the consumer surplus. ग्राफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा यहां तक पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन चीज आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट डाउन कि ये चीज जो आपकी है, दिस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। ग्राफिकली मैं ये बता देता हूं कि दिस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर आप पैसे खर्चने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही ये चीज मिल गई है। तो डेफिनेशन इसकी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द गेन, इट इज द गेन मेड बाय द कंज्यूमर, इट इज द गेन मेड बाय द कंज्यूमर, बाय द कंज्यूमर, it is the gain made by the consumer when they purchase an item, when they purchase an item, purchase an item from the market, from the market at lower price, at lower price, rather than they are willing, rather than they are willing to pay for it, willing to pay for it।
मतलब क्या है कि आप लोग अगर किसी चीज का ज्यादा पे भी करना चाहते थे, लेकिन आपको उस चीज से ज्यादा पे करने की बजाय उससे कम प्राइस पे मिल जाती है, देन दैट प्राइस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। अब इसका अगर हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना होता है तो पुत्र जी एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे वापस आते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पे। मतलब क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस आपने फाइंड आउट करना है, मींस टू से यू नीड टू फाइंड आउट दिस शेडेड पोर्शन एरिया। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये जो कर्व था ये मेरे पास डिमांड का कर्व था, डिमांड डीएक्स का कर्व था, इसका इंटीग्रल मैं फाइंड आउट करता हूं और इंटीग्रल यहां पर लिमिट्स 0 से लेकर x नॉट हो जाएगी। चेक कीजिए, ये 0 था ओरिजिन और ये x एक्सिस तक जा रहा था, शेडेड पोर्शन ओरिजिन से लेकर x एक्सिस तक जा रहा था। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्व के नीचे का शेडेड पोर्शन हो जाएगा 0 से लेकर x नॉट। अब इसमें से माइनस करना है हमने ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ये 0 से लेकर x नॉट है तो इसकी लेंथ हो गई x नॉट, और ये y एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज p नॉट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, x नॉट इंटू पी नॉट, इसमें से माइनस कर देंगे। याद कीजिए जब हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन इस तरह से फाइंड आउट करते थे, ये पैराबोला हो गया और ये स्ट्रेट लाइन, पिछले लेक्चर में अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते थे, पैराबोला के कर्व में से लाइन के नीचे का कर्व माइनस कर देते थे। सेम केस यहां पर हम लोगों ने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो जो डिमांड का कर्व है, डिमांड के कर्व के नीचे से हम लोग ये सारा रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है माइनस कर देंगे। दिस वन पी नॉट, लेट अस कंसीडर, अगर इसको ए कंसीडर कर लेता हूं, पी नॉट ए एक्स नॉट और ओ, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फॉर द कंज्यूमर। तो इसका मतलब अगर कंज्यूमर सरप्लस का एरिया फाइंड आउट करना है या कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना, डिमांड कर्व को 0 से लेकर x नॉट, x नॉट है क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितनी है, 0 से लेकर x नॉट माइनस x नॉट इंटू पी नॉट, मतलब क्वांटिटी और उसके प्राइस की मल्टीप्लीकेशन हमने माइनस कर देनी है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बेटा ये होता है कि मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और 10,000 उसकी कॉस्ट रखी है, ठीक है, कि ये हम लोग 10,000 कॉस्ट रखेंगे, ये देखिए स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी 10,000 है, लेकिन कई पर्सन होते हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है कोई भी चीज खरीदने की, वो यही कह देते हैं कि मुझे ये चीज सबसे पहले चाहिए। तो कंपनी वाले कई बार क्या करते हैं कि 10,000 मान लीजिए उसका बेसिक प्राइस है, वो कह देते हैं कि अगर आपने 10,000 लेना है तो आपको ये 10 दिनों के बाद मिलेगी, लेकिन अगर आप 10 दिनों से पहले लेना चाहते हैं तो यू कैन पे द हायर प्राइस सो दैट कि आपको पहले हम लोग पे कर दें, जिसको कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ। तो उसमें वो कंपनी वाले कुछ कंडीशन लगा देते हैं, और कई बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमको पहले नंबर पे ही चाहिए, तो दे आर विलिंग टू पे मोर प्राइस, और इस तरह से उनका जो ये बेस प्राइस किसी प्रोडक्ट का होता है वहां से वो ज्यादा प्राइस के ऊपर भी जाकर ये अचीव कर लेते हैं, या ज्यादा प्राइस के ऊपर जाकर भी वो चीज परचेज कर लेते हैं और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक चला जाता है। इट मीन कंपनी ने बेस प्राइस यहाँ पे रखा था, लेकिन क्या उसके हायर प्राइस तक जाकर लोग खरीद लेते हैं। तो इट मीन्स जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये उस कंपनी का फायदा ही हो गया कि वो चीज तो 10,000 में बेचना चाहती थी, लेकिन कोई पर्सन कहता कि मैंने वो जो लेट अस सपोज मोबाइल की ही बात करें, तो पर्सन कहता कि मैंने मोबाइल सबसे पहले लेना है, तो कंपनी कहती है कि आप सबसे पहले मोबाइल लेना चाहते हैं तो 10,000 के 11,000 पे कर दीजिए या 12,000 पे कर दीजिए। वो पर्सन कहता मैं 12,000 ही पे कर दूंगा। तो इट मीन्स जो चीज 10,000 की बेचनी चाहती थे कंपनी ने उसको 12,000 का भी बेच दिया, चाहे उसका बेस प्राइस 10,000 ही रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पर्सन ने उसको 2,000 ज्यादा दिए, तो ये कंपनी का प्रोड्यूसर का सरप्लस हो जाता है। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो इट इज गिवन बाय, इट इज द गेन, इट इज द गेन मेड बाय प्रोड्यूसर, मेड बाय प्रोड्यूसर। याद कीजिए पिछली बार में हम लोगों ने कंज्यूमर लिखा था, अब की बार यहां पे हम लोग प्रोड्यूसर लिखेंगे। इट इज द गेन मेड बाय द प्रोड्यूसर व्हेन दे सेल एन आइटम, व्हेन दे सेल एन आइटम, कोई भी आइटम है, व्हेन दे सेल एन आइटम
in the market at higher price rather than the price they would have been willing to sell it, मतलब कितने प्राइस पे उन्होंने बेचना था उससे भी ज्यादा प्राइस पे अगर वो बेच देते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस फिर से वापस बात करते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की। तो अगर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखना है, तो देखिए बाउंडेड रीजन का एरिया हमारे पास हो जाएगा ये वाला जो ये डॉटेड लाइन है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से ये कर्व का एरिया माइनस करना है। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि x नॉट इंटू पी नॉट। ये पी नॉट उसकी ब्रेड्थ थी, x नॉट उसकी लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। तो x नॉट इंटू पी नॉट ये हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस x नॉट माइनस पी नॉट। इसमें से माइनस करना है कर्व का एरिया, वो इंटेग्रल के अकॉर्डिंगली करेंगे। फिर से 0 से लेकर x नॉट तक, 0 से लेकर x नॉट तक, क्योंकि हम लोग x एक्सिस की लिमिट लेते हैं 0 से लेकर x नॉट तक। अब यहाँ पे कर्व कौन सा आएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए कि ये कर्व कौन सा है, ये सप्लाई का कर्व है। सो यहाँ पे हम लोग SX लिख देंगे, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो है हम लोग डिमांड का कर्व लेते हैं और डिमांड के कर्व में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए क्या है, रेक्टेंगल के एरिया में से हम लोग सप्लाई का कर्व माइनस करते हैं, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन या एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करके हम लोग जो क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग बाद में ट्राई करते हैं। Let us consider 1 or 2 examples based on this consumer surplus and producer surplus. So let us start with the first example. एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जो ये हम लोगों ने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस कंसिडर किया है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 294, पेज 294 के ऊपर एग्जांपल है। इसमें ये लिखा हुआ है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ध्यान रखिएगा। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या क्या गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द कंज्यूमर्स सरप्लस, CS फाइंड आउट करना है बेटा। इसमें आपने कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस P नॉट की वैल्यू बेटा गिवन है हम लोगों को 20। अब अगर आपको याद हो, इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इस तरह से, तो हमारे पास ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था। इक्विलिब्रियम पॉइंट में ये दिस साइड P नॉट होता है और इस साइड x नॉट होता है। P नॉट की वैल्यू गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे x नॉट की वैल्यू चाहिए, और जो डिमांड फंक्शन है वो ये गिवन है। अगर ये डिमांड प्राइस है और P नॉट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x नॉट भी इसके ऊपर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड, सबसे पहले हम लोगों ने x नॉट फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो गिवन कर्व होता है उसमें हम लोगों ने x की जगह x नॉट और p की जगह p नॉट लिख देना होता है। सो इट विल बिकम p नॉट इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर। जस्ट एब्रिविएशन चेंज की है हम लोगों ने। अब P नॉट की वैल्यू 20 मुझे गिवन है, सो आई कैन राइट डाउन 35 माइनस 2x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर। सारी टर्म्स उठा के इधर ले जाते हैं, x नॉट का स्क्वायर प्लस 2x नॉट माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, तो x नॉट प्लस 5 इंटू x नॉट माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, x नॉट की वैल्यू आती है बेटा -5 और x नॉट की वैल्यू आती है 3। इसमें से बेटा -5 को हम लोगों ने रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग ग्राफ से देखें, x नॉट इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या क्वांटिटी है, और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो वी हैव टू रिजेक्ट द नेगेटिव टर्म
तो एक्स नॉट की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाती है 3। अब इसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। तो कंज्यूमर सरप्लस का बेटा फॉर्मूला अभी लिखवाया है मैंने। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू, नाउ कंज्यूमर सरप्लस, और अगर आप लोगों को बेटा फॉर्मूला नहीं याद रहता ना, तो जो ग्राफ ड्रॉ किया था आप लोग वहां से भी अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस ऊपर वाली टर्म थी, ऊपर वाला ग्राफ था, तो उसमें पहले हम लोग कर्व 0 से लेकर x नॉट, डिमांड कर्व dx लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, x नॉट p नॉट, मतलब रेक्टेंगल का एरिया हम लोग माइनस करेंगे। और जब एक कंज्यूमर सरप्लस के कर्व में से x नॉट p नॉट माइनस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सो आई कैन राइट डाउन 0 से लेकर 3, x नॉट की वैल्यू 3 आ गई थी। अब जो डिमांड कर्व है वो ये गिवन है। डिमांड कर्व में dx की बजाय ना आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं pd, क्योंकि जैसे एरिया बाउंडेड रीजन में हम लोग ydx लिखते थे, यहाँ पर हम लोग pdx लिख सकते हैं डिमांड कर्व को। अगर सप्लाई कर्व हो तो वो ps के साथ डिनोट कर सकते हैं। अब pd की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूं मैं 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस, अब ये x नॉट और p नॉट, x नॉट की वैल्यू 3 थी, p नॉट की वैल्यू 20, सो 3 इंटू 20 माइनस करेंगे। बेटा याद रखिएगा इंटेग्रेशन सिर्फ पहले कर्व का है, ये टर्म इंटेग्रेशन के बाहर है, सो इसको इंटेग्रेट मत करने बैठ जाना। अब इंटेग्रल करते हैं, 35 का इंटेग्रल 35x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का इंटेग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, नीचे वाला 2 इससे कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 3 तक, और ये आंसर हमारे पास माइनस 60 आ चुका है। अब जब लिमिट्स अप्लाई करनी है, वही पुराना फॉर्मूला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 पुट करता हूं, 35 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3, और उसके बाद 0 पुट करना है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मतलब लोअर लिमिट का आंसर तो 0 हो जाएगा, माइनस 60। ये आ जाएगा 35 3 का 105 माइनस 9, और इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस 9 माइनस 60। अब ये 105 में से हम लोग 78 माइनस कर देते हैं, सो विल गेट हियर एज 27। तो इसका मतलब हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, 27, और वी कैन से दैट, यहां पर लिख रहा हूं बेटा, देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 27। तो इस केस में हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा बेटा जी, 27। अब बेटा आपको इस साथ में ये भी बता दें कि सिमिलरली हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस अपने माइंड में आप लोगों ने ये इंटीग्रेशन बिठा के रखना है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस है तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड कर्व माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट, और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस करना है तो हम लोग एक्स नॉट पी नॉट में से माइनस करेंगे कौन सा कर्व, सप्लाई कर्व। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज व्हाई कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है बेटा जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके